ओके, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। नाउ शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। ओके, तो जब हम बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं, बैक्टीरिया ओके, प्रोकैरियोट्स, तो ऑल प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर हैं, सिंगल सेल वाले हैं। ओके, सिंगल सेल वाले हैं और यूजुअली मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स की सिंगल सेल हमको नहीं दिखती एक्सेप्ट ऑस्ट्रिच एग। ओके, ऑस्ट्रिच का जो एग है वो एक सिंगल सेल है, उसको छोड़ करके बाकी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म की सेल सिंगल सेल हमको नहीं दिखती। जैसे अगर आपको स्किन दिख रही है, ये दिख रहा है कि आपको, मैं अपने यस सर, एक फोराम की स्किन बता रहा हूँ, ये स्किन दिख रही है, तो ये पूरा ऑर्गन है, ये पूरा ऑर्गन है, स्किन एक पूरा ऑर्गन है। ओके, इंटेगमेंट पूरा ऑर्गन है। ओके, इसमें आप एक सिंगल सेल को नहीं देख सकते। ओके, जैसे जैसे मैं कैमरा के पास में लाऊंगा ये थोड़ा सा वाइड होता जाएगा, दूर लेते जाऊंगा तो थोड़ा आपको वहां पर उतना कम दिखेगा। तो मैग्निफिकेशन कर करके हम जो है उसको ब्रॉड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको अनएडेड आई से सिंगल सेल नहीं दिख रही है यहाँ की। ओके, तो इसको देखने के लिए हमको सेक्शन कट करना पड़ेगा और माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप में ही हमको यहाँ पर सिंगल सेल दिख सकती है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ दी सेल्स, ओके, मोस्ट ऑफ दी सेल्स माइक्रोस्कोपिक होती है। क्यों? क्योंकि उनका साइज ही माइक्रोन लेवल का होता है। माइक्रोन, माइक्रोन को हम इस तरह से म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। माइक्रोन का मतलब होता है 10 टू द पावर -6। तो सेल्स का साइज माइक्रोन मीटर होता है। माइक्रोन मीटर मतलब क्या हो जाएगा फिर? माइक्रोन मीटर इट मींस हो जाएगा 10 टू द पावर -6 मीटर। ओके, माइक्रोन मीटर का मतलब हो जाएगा 10 टू द पावर -6 मीटर। मतलब 1 मीटर का 1 लाख पार्ट, ठीक है, सॉरी 1 मिलियन पार्ट, 10 टू पावर 6 मतलब मिलियन, 10 लाख। ओके, तो 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। 100 ओके, सेंटीमीटर। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, मेरे पास में जैसे मेरे पास में स्केल है। ओके, तो इस स्केल में 15 सेंटीमीटर की स्केल, ये 15 सेंटीमीटर की स्केल। ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये हुआ 15 सेंटीमीटर प्लस 15 प्लस 50 ये हुआ 30 सेंटीमीटर प्लस 15 ये हुआ 45 सेंटीमीटर प्लस ये हुआ 60 सेंटीमीटर प्लस ये हुआ 75 सेंटीमीटर प्लस ये हुआ 90 सेंटीमीटर और 90 और 10, ये 10 तक। ओके, ये 9 ये 10, ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया 1 मीटर। समझ में आया? ओके, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। इतना समझ में आया क्या सबको? पहले तो फर्स्ट थिंग, यस सर। ओके, अब ये 100 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पर ये 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर, ठीक है, और इस 1 मीटर का 1 मिलियन पार्ट मतलब 100 का इतना पार्ट, ओके, मतलब 1 2, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर का भी 10,000 पार्ट, 10,000वां हिस्सा 1 सेंटीमीटर का, इतनी छोटी होती है हमारी। तो 1 सेंटीमीटर का 10,000वां भाग, इस 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, ओके, मतलब मिलियन पार्ट, उतनी होती है सेल। तो हम अब 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर यहाँ तक हुआ। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटीमीटर। अब इस 1 सेंटीमीटर का 10,000वां भाग है हमारी सेल का साइज। ओके, समझ में आ रहा है?
तो जो 1 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है, इतना पार्ट, इतने पार्ट को आपको इसका 10,000 पार्ट्स करना पड़ेंगे, और वो जो पार्ट्स आएंगे फिर 10,000 पार्ट्स करने पर उतनी होती हमारी सेल। तो क्या आप हार्डली इसका आप 10 पार्ट देख सकते हो, ओके। 100 पार्ट देखना मुश्किल हो जाएगा आंखों से, तो 10,000 पार्ट तो और भी मुश्किल हो जाएगा, ओके। तो इमेजिन कर पा रहे हो कितनी छोटी हमारी सेल। तो कुछ आइडिया हुआ क्या? यस सर। यस सर। तो इतनी छोटी हमारी सेल कि हम इतने से पार्ट का 10,000वां भाग है, मतलब हमारी सेल का साइज। तो इतनी छोटी होने के कारण हम उसको अनएडेड आई से नहीं देख सकते। तो माइक्रोन लेवल की, माइक्रो, ओके, माइक्रो मतलब वेरी स्मॉल, तो इससे वो आए माइक्रोन। तो माइक्रोन लेवल की चीजें देखने के लिए हमको जिस एपरेटस की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम उसको बोल देते हैं माइक्रोस्कोप। स्कोप, स्कोपिक मतलब विजन, ओके। तो माइक्रो लेवल का विजन देखने वाला इसलिए माइक्रोस्कोप, ओके। तो एपरेटस के नाम या साइंस में जितनी भी टर्म्स, नई टर्म्स आई है, पहली टर्म्स थी ग्रीक टर्म्स, ओके, इसलिए आपको उसको एज सच वहां पर देखना पड़ेगा टर्म्स को। लेकिन जो दूसरी टर्म्स आती है, ओके, तो उन टर्म्स को आपको रटना नहीं है, उन टर्म्स को आपको ध्यान देना है कि वो टर्म किससे बनी है। माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोन लेवल की चीजों को विजिबल हो सके, वहां पर देख सके, इसलिए वो माइक्रोस्कोप, ओके। माइक्रो मतलब वेरी स्मॉल, स्कोप मतलब विजन, ओके। थर्मोमीटर, तो थर्मा मतलब टेम्परेचर, मीटर मतलब मेजर करने के लिए यूनिट है, तो थर्मोमीटर, ओके। स्टेथोस्कोप, ओके। स्पिग्मोमैनोमीटर। तो ये जब सारे ऑपरेटर्स हम जो जिनकी बात करते हैं, वो सभी ह्यूमन बीइंग्स ने टर्म्स दी है, और उसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपको उसके आइडिया क्लियर होते जाएंगे क्या है उसका मीनिंग। तो हम वन बाय वन हर एक टॉपिक में जो जो टर्म्स आती जाएगी उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, बट आपको उन टर्म्स को ऐसे रटना नहीं है, समझना है। और एक बार अगर आपको समझ में आ गई कि वो टर्म क्या है, तो देन आप उसको यूज करना सीखो, अप्लाई करना सीखो, ताकि फिर वो आपको ऐसा ना लगे, बर्डन ना लगे कि अरे ये टर्म्स ये है, वो टर्म्स है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, छोटे छोटे टर्म्स को लेकर के फिर 10 12 20 50 टर्म्स हो गई, तो बोलते अरे इतनी सारी टर्म्स है, इनको तो रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। आप वन बाय वन पढ़ो तो सही, उसको समझो, उसको देन उसके ऊपर क्वेश्चंस करो, ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करो, उसके अप्लाई करना सीखो उसको, तो अपने आप वो चीजें आप लोगों के पास में आ जाएगी, ठीक है, आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, तो माइक्रोन लेवल के इसे माइक्रोस्कोप में देख करके हम उसके शेप डिटरमाइन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कैसे शेप के बैक्टीरिया। अब मेनी डाइवर्स शेप वाले हैं बैक्टीरिया, बट मेजर 4 शेप्स है, ओके। मेजर 4 शेप्स आर देयर, 4 शेप्स की बैक्टीरिया ज्यादातर ऑब्जर्व होते हैं, ओके, वही आपके सिलेबस में। कौन कौन से शेप वाले? फर्स्ट शेप होता है स्फेरिकल कोकस। यस, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया, ओके। तो जब हम किसी बैक्टीरियम को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहे हैं, और बैक्टीरियम कैसा दिख रहा है हमको, समवॉट स्फेरिकल, राउंड शेप जैसा, ओके। उस बैक्टीरिया कैसे दिख रहे हैं, ऐसे राउंड शेप में दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, ऐसे अगर वो दिख रहे हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को जिनका शेप हमको स्फेरिकल दिख रहा है, समवॉट राउंड शेप को वहां पर समवॉट स्फेरिकल वो दिख रहे हैं हमको जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया के लिए हम टर्म यूज करते हैं, मिनी बैक्टीरिया बोल रहे हैं मतलब प्लूरल हो गया अपने आप, कोक्काई, और सिंगल बैक्टीरियम को हम बोलेंगे कॉकस, ये सिंगुलर टर्म, कोक्काई प्लूरल टर्म, ओके, ये ध्यान रखना है। मिनी बैक्टीरिया के लिए कोक्काई टर्म यूज करेंगे,
ठीक है, क्योंकि यूजुअली आपको पता है कि बैक्टीरियम अगर वहां पर है तो न्यूट्रिशन लेकर के वो बाइनरी फिशन करेगा, डिवाइड होगा, ओके, और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा। और अगर वहां पर वो कोई बैक्टीरियम आया और उसको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिला तो बाइनरी फिशन नहीं करेगा, इसलिए वो कुछ टाइम पीरियड में ही डेथ हो जाएगी उसकी 30 मिनट्स के अंदर अंदर, अगर वो न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है तो, न्यूट्रिशन नहीं मिला तो, ओके। तो या तो बैक्टीरियम ग्रो कर रहा होगा, पॉपुलेशन बढ़ा रहा होगा बाइनरी फिशन करके, या फिर उसको अगर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो कुछ टाइम पीरियड में उसकी डेथ हो जाएगी। इसलिए अगर आपको दिख रहा है कोई बैक्टीरियम तो इसका मतलब है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी न्यूट्रिशन पर वो फीड कर रहा है और पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, तो मेनी मिलेंगे, प्लूरल टर्म वहां पर कॉक्का। बैक्टीरिया जब एक साथ में मेनी मिलते हैं तो उनको बोलते हैं बैक्टीरियल कॉलोनी, ओके, क्योंकि बैक्टीरिया हमेशा कॉलोनी में मिलेंगे, मेनी मिलेंगे एक साथ में, तो उसको बैक्टीरियल कॉलोनी बोलते हैं, ओके। बैक्टीरिया और फंगस के लिए टर्म यूज करते हैं हम कॉलोनी, बैक्टीरियल कॉलोनी, फंगस कॉलोनी, ओके, फंगल कॉलोनी, ऐसे टर्म यूज करते हैं। तो जब आपको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने पर बैक्टीरिया ऐसे दिखे इनमें से किसी भी शेप के, तब हम उसको कॉक्काई टर्म यूज करेंगे। अब इस कॉक्काई में राउंड शेप में भी आपको अलग अलग चीजें दिख रही हैं, कुछ तो इंडिविजुअली सिंगल प्रेजेंट है, ये हमने बनाए सिंगल यहाँ पर, ओके। ये जो दिख रहे हैं आपको ये सिंगल दिख रहे हैं, बट ये दो मिल गए हैं यहाँ पर, इसमें तो मेनी मिलकर के चेन बना रहे हैं, और इसमें तो चेन के साथ में एक ब्रांचिंग भी है, ओके। मतलब कॉक्काई बैक्टीरिया में भी कुछ वेरिएशंस है। अगर ये सिंगल मिलेंगे, ठीक है, तो स्पेरिकल बैक्टीरिया कॉक्काई, अगर इंडिविजुअल और सिंगल बैक्टीरियम अगर वहां पर मिलता जाएगा, अलग अलग है सभी, इंडिविजुअली अलग अलग है, तो इन वालों को जो अलग अलग है, एक एक स्पेरिकल वहां पर आपको अलग अलग दिख रहा है, तब हम इसको बोलेंगे मोनोकॉकस। मोनो का मतलब क्या होता है बेटा? सिंगल। वेरी गुड, देयरफॉर मोनोकॉकस। अगर ऐसा मिला तो, ठीक है, इसको मैं ए लिख देता हूँ फिर, ए, ओके। लेकिन अगर ये मिला, ऐसे वाले मिले जिसमें आपको बैक्टीरिया ऐसे दिख रहे हैं, बस इंडिविजुअल है ही नहीं, जितने भी आप वहां पर माइक्रोस्कोप में देख रहे हो तो पूरे आपको दो दो की यूनिट में मिल रहे हैं, ओके। तो ये एक बैक्टीरियम ही है, ये दो बैक्टीरिया नहीं हो गए। आप ये नहीं बोलोगे सर दो मोनोकॉकस जुड़ गए हैं, ऐसा नहीं बोलोगे, ये उसके वेरिएशन है। बैक्टीरियम एक ही है, लेकिन उसने एक सिंगल सिस्ट या एक सेल बनाने की बजाय एक सेल की दो सिस्ट हो गई, ओके। ध्यान रखो, सभी बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, ओके। कोई भी दो सेल वाला बाइसेलुलर या टेट्रासेलुलर या मल्टीसेलुलर ऐसा कोई बैक्टीरियम नहीं होगा। इसलिए अगर ये दो यूनिट दिखाई हमने, तो ये दो मिलाकर के एक सेल है, ये ध्यान रखना। अगर हमने मेनी बनाई है तो वो मेनी मिलाकर के एक सेल है। ये सभी एक एक सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ डायरेक्टली एक सिंगल सेल सीधी एक ही राउंड के फॉर्म में बना रहे हैं, कुछ दो वहां पर यूनिट मिलकर के एक सिंगल सेल बना रहे हैं। ये एक बैक्टीरियम हो जाएगा सिंगल सेल वाला, जिसमें दो यूनिट है, स्पेरिकल यूनिट दो है, तो दो स्पेरिकल यूनिट है, इसलिए इसको बोलते हैं हम डाइकॉकस। हाँ, गेस तो अच्छा किया है कि डाई मतलब टू, लेकिन उसके लिए हम वहां पर डाइकॉकस, ये आपने वहां पर गेस करने की कोशिश अच्छी की है बेटा, ठीक है, तो गुड। बट इसको हम बोलेंगे डिप्लोकॉकस, डिप्लॉइड, ओके, देयरफॉर डिप्लोकॉकस। तो डिप्लॉइड यहाँ पर ये टर्म्स वहां पर यूजुअली हम डिप्लॉइड ह्यूमन बीइंग्स के लिए और जो जिसमें डबल क्रोमोसोम नंबर होता है उनके लिए यूज करते हैं, लेकिन ये डिप्लो मतलब ये टू को रिप्रेजेंट करता है, मतलब टू सेट्स है। डिप्लो का मतलब टू सेट्स है, तो वहां पर ये दो राउंड सेट्स है, डायमेरिक फॉर्म में मिल रहा है, मतलब ओके। ये मोनोमेरिक फॉर्म में था, ये डायमेरिक फॉर्म में मिल रहा है, लेकिन एक ही सेल है, सेल दो नहीं है, ओके।
ये ध्यान रखना, कोई ऐसा गड़बड़ी, कोई ऐसा मिसकंसेप्शन मत पाल लेना कि दो मोनोकॉकस मिलकर के एक डिप्लोकॉकस बनेगा, नहीं। ओके, वो अलग ही है, उसमें 2 यूनिट मिल रही है, इसलिए इसको हमने बोल दिया डिप्लोकॉकस। ठीक है, ऐसे अगर मेनी अगर मिलेंगे यहाँ पर और वो एक चेन बना रहे हैं, पॉलीकोकस। पॉलीकॉकस। ओके वेरी गुड, मतलब अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो। देखो रॉन्ग आए या कुछ भी आए, अगर आपको उसके बारे में कुछ पता है तो बोलते आना चाहिए, एक्सप्रेस करते आना चाहिए। ये धीरे धीरे आप एक्सप्रेस करोगे तो आप खुलोगे और आप लोग वहां पर कंसेप्ट को पढ़ने की मतलब आप में इगरनेस डेवलप होगी, आप मतलब वहां पर इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा उसमें। ठीक है, तो कभी भी ऐसा मत करना कि अगर आपने कोई आंसर दिया और वो अगर मैंने कहा कि नहीं ये आंसर है, तो आप ये मत बोलना कि अरे हमारा गलत था क्या। नहीं, आपने अच्छा ट्राई किया, ट्राई करना जरूरी है आपको। जब तक आप ट्राई नहीं करना सीखोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या सोच रहे थे और टीचर ने क्या बताया। ओके, तो मेनी यूनिट्स अगर होगी और वो एक चेन लाइक फैशन में बनेगी, चेन लाइक बनाएगी ये सी। ओके, चेन लाइक फैशन में बन रही है, तब चेन के लिए हम स्ट्रेप्टस ये टर्म यूज करते हैं, इसलिए यहां पर बोलेंगे हम स्ट्रेप्टोकॉकस। ओके, तो मेनी यूनिट से, मेनी मतलब वो मेनी यूनिट से वहां पर, ठीक है, आपने करेक्ट कंसीडर किया कि जो यहाँ पर मेनी यूनिट्स है, बट इसका नाम हम जब लिखते हैं तब इसको चेन लाइक फैशन में ये रहेगा। ओके, ये 2 यूनिट के फॉर्म में था, यहाँ पर मेनी यूनिट से एक चेन लाइक फैशन में, स्ट्रेट चेन लाइक फैशन में रहेगी, तब इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकॉकस। सर यस बेटा, सर वो अगर 2 से ज्यादा रहा तो वो स्ट्रेप्टोकॉकस होगा क्या? यस, 2 से ज्यादा रहा तो हम उसको बोलेंगे चेन लाइक मैनर में बन रहा है एक सिंगल चेन में, उसको हम स्ट्रेप्टोकॉकस कहेंगे बेटा। करेक्ट। लेकिन फोर्थ वाला हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चेन तो है लेकिन ब्रांचिंग वाली है। सी वाले में ब्रांचिंग नहीं थी, अनब्रांच थी, तो अनब्रांच चेन वाले को हमने स्ट्रेप्टोकॉकस कहा, स्ट्रेट चेन। लेकिन अब ब्रांच वाला है तो इसको बोलते हैं स्टेफाइलोकॉकस। मेनी यूनिट्स, मेनी यूनिट्स वाले ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, तो ब्रांचिंग है। जब ब्रांचिंग होगी तब हम इसको बोलेंगे स्टेफाइलोकॉकस। स्टेफाइलोकॉकस। और एक और इंटरेस्टिंग होता है, अब चेन बनाया तो कुछ कॉक्काई की जो यूनिट्स होती है वो मेनी यूनिट्स मिला करके कोई 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लाइक बना देती है। जैसे ये कॉक्काई मिल करके एग्रीगेट होकर के एक साथ में जोड़ करके इस तरह का शेप बना दिया। तो ये किस तरह का शेप बना बेटा? ट्रायंगल। ट्रायंगल शेप। ठीक है, तो कुछ वहां पर कॉक्काई मिल करके इस तरह का शेप बनाते हैं, जिसमें आप इसको इस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये सच टाइप का शेप यहाँ पर बन रहा है बेटा, इनको अगर हम बोलते तो ये किस तरह का शेप हो गया? क्यूब। क्यूब। क्यूबाइकल शेप हो गया। ओके, तो ऐसे भी ये फॉर्म कर सकते हैं एग्रीगेट होकर के।
मेनी यूनिट्स। ओके सॉरी, तो मेनी यूनिट्स रहेंगे लेकिन कोई 3 डायमेंशनल जो ज्योमेट्रिकल शेप बनाएंगे, ये ई वाला। ओके, मेनी यूनिट्स, लेकिन जब हम उसको मेनी यूनिट्स को हम देख रहे हैं माइक्रोस्कोप में तो हमको कोई ज्योमेट्रिकल शेप दिख रहा है। तो तब हम इन बैक्टीरिया को फिर अब यहाँ पर ये कॉकस 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 बोलते जा रहे थे, जबकि आपको आसानी से डिस्टिंग्विश हो रहे थे। अब ये कोई अलग ही शेप बना रहे हैं, इसलिए अब इसको बोलते हैं सार्सिना। तो जब 3 डायमेंशनल शेप बनाएंगे तो उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं सार्सिना। ओके, तो इन चारों को पहले तो हमने कॉकस में ही बोल दिया राउंड शेप वाले में, लेकिन इनको स्पेशल शेप बना रहे हैं, इसका स्पेशल नाम दे दिया जाता है अलग बाकी सबसे, सार्सिना। ओके बेटा, क्लियर है सबको? सर यस बेटा। सर अगर वो पूरा क्राउड में हो तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, अगर कोई शेप में भी ना हो तो? शेप में ना हो और कैसा हो? पूरा क्राउड में हो, मतलब कैसे भी शेप हो जाए, तो फिर उसको क्या बोलेंगे? आई एम नॉट गेटिंग बेटा, क्या बोल रहे हो आप? कैसे शेप में ना हो? मतलब आप सर कैसे भी शेप में हो, मतलब जैसे अमीबा टाइप शेप में, मतलब कौन सा भी शेप, जैसे जिसका मतलब कोई ये नहीं है, कॉर्नर एज वगैरह कुछ नहीं है, मतलब कैसे भी फॉर्म करे, तो उसको क्या बोलेंगे? ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा इसलिए अपने शेप बदल सकता है या हमारी डब्ल्यूबीसी भी शेप थोड़ा सा स्क्वीज कर सकती है क्योंकि वहां पर सेल वॉल एब्सेंट होती है, फर्स्ट थिंग। ओके, ये आपको ध्यान समझना होगा कि कोई भी सेल अपना शेप बार बार बदल कैसे सकती है, तो तब वो इसलिए क्योंकि उन्हें सेल वॉल एब्सेंट होती है तब। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ी फ्लेक्सिबल है, इसलिए अपना वो शेप बदल सकती है। लेकिन अगर सेल वॉल बाहर से हो तो सेल वॉल डेड रिजिड स्ट्रक्चर होता है, एक बॉक्स के जैसा, मतलब ऐसा, ठीक है, बना हुआ है, वो कभी भी फ्लेक्सिबल नहीं होता, रिजिड होता है। ओके, तो सेल वॉल, तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसलिए उनका कभी भी शेप चेंज नहीं होता, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ जिनको बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, तो वो बैक्टीरिया अपना शेप बदल सकते हैं, तो उनको बोलते हैं प्लूरोमॉर्फिक। जो अपना शेप बार बार बदल सकते हैं उनको हम बोलते हैं प्लूरोमॉर्फिक। तो हम पीपीएलओ को पढ़ेंगे, माइकोप्लाज्मा आपके सिलेबस में है, उसको पढ़ना है, उसको हम बोलेंगे प्लूरोमॉर्फिक। मॉर्फ मतलब फॉर्म, प्लूरो मतलब मेनी, प्लूरोमॉर्फिक मतलब मेनी फॉर्म्स में बदलने वाला। गेटिंग बेटा? इज इट ओके? यस सर। तो अगर कोई बार बार शेप चेंज करेगा कोई बैक्टीरियम, तो उसको आप बोलोगे प्लूरोमॉर्फिक है। इसमें माइकोप्लाज्मा आ जाते हैं, तो जैसे जो निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरियम है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस और डिप्लोकोकस निमोनी, ये यहाँ पर रहते हैं। लेकिन कुछ माइकोप्लाज्मा ऐसे हैं, ओके, कुछ माइकोप्लाज्मा ऐसे हैं जो निमोनिया कॉज करवाते हैं, लेकिन वो प्लूरोमॉर्फिक है, उनका शेप कॉकस जैसा फिक्स नहीं है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक, प्लूरोमॉर्फिक निमोनिया लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, पीपीएलओ मतलब माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया में प्लूरोमॉर्फिक कौन है? माइकोप्लाज्मा है, बस इतना याद रखना है। बाकी इनमें शेप डिफाइंड है, यही शेप रहेंगे कॉकसाई के। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो जल्दी से। डन? Yes, sir. ओके, गुड। अब इसके साथ साथ में हम एक एक एग्जांपल भी लिखते जाएंगे एटलीस्ट, ताकि जो आपको आगे काम में आए। तो जैसे अभी हमने कहा था डिप्लोकोकस निमोनिया और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया निमोनिया डिसीज कॉज करता है। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनको हम
किसी डिसीज में या किसी कोई अच्छा इम्पोर्टेंट जो है वो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए या फिर बेनिफिशियल हो हमारे लिए किसी तरह से, या फिर कोई डिसीज कॉज करवाता हूँ, तो ऐसी की स्टडी करना जरूरी है। ऐसी के नाम हमें पहले स्टार्टिंग से ही पता होना जरूरी है। ओके, इसलिए हम एग्जाम्पल लिखते जाएंगे एक एक इसमें। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। डिप्लोकोकस निमोनी, और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये दो तरह के जो कॉक्काई बैक्टीरिया होते हैं, ये निमोनिया डिसीज कॉजिंग है। कॉजेज निमोनिया। ओके, निमोनिया मेनी चीजों से हो सकता है। निमोनिया का मीनिंग क्लियर होना चाहिए आपको। निमो, ये जो निमो होता है ना, पी साइलेंट रहता है यहाँ पर, न्यूमो। इस न्यूमो का मतलब होता है रिलेटेड टू एयर। ओके, तो निमोनिया, ओके, जैसे एनीमिया, एनीमिया में आयरन की कमी हो जाती है या ब्लड की कमी हो जाती है, तब हम उसको बोलते हैं एनीमिया। मतलब जिसमें ओवरऑल आरबीसीज के ऊपर कोई असर पड़ता है, ओके, ब्लड काउंट कम हो जाता है, तब हम उसको बोलते हैं एनीमिया, मतलब लॉस ऑफ ब्लड। ओके, मिया ये सफिक्स जो है वो लॉस को रिप्रेजेंट करता है यूजुअली, कि उसमें कुछ कमी आ गई है। तो निमोनिया मतलब किसमें कमी आ गई है? अमोनिया। अरे अमोनिया, निमो का मतलब हमने पढ़ा ना, क्या है निमो का मतलब? एयर एयर। में कमी। और निमो का मतलब है यहाँ पर कि उसमें किसी तरह का लॉस है, कुछ कमी है उसमें। ओके, तो किसकी कमी हो गई? निमोनिया मतलब एयर की कमी। एयर की कमी हो गई। ओके, निमोनिया मतलब किसकी कमी है? एयर की कमी है। मतलब एयर में हम क्या इनहेल करते हैं? एयर में से कौन सी गैस इनहेल करते हैं? हमारे लिए कौन सी गैस जरूरी होती है एयर में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, यस। तो ऑक्सीजन डिप्राइव कंडीशन में है हमारी बॉडी में, ऐसी डिसीज को बोलते हैं निमोनिया। तो क्यों? ऑक्सीजन, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए सबसे मेन ऑर्गन कौन सा है? लंग्स। लंग्स। मतलब लंग्स में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया है। अब लंग्स में कैसा इन्फेक्शन जिसके कारण ऑक्सीजन आना वाना बंद हो जाए? तो लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं, उनके बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट एल्वियोलाई, एयर सैक पढ़े होंगे आपने, शायद सुना होगा, यस है सर। ना? यस तो सर। जो एयर सैक होते हैं एल्वियोलाई के अंदर ऐसे छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, एल्वियोलाई, सिंगल को एल्वियोलस बोलते हैं। इसमें ऑक्सीजन आती है और ब्लड से, डीऑक्सीनेटेड ब्लड से CO2 दे दी जाती है। ये CO2 को लंग्स में जब ये बबल मतलब ये जो है, जब ये प्रेस होते हैं प्रेशर के कारण, तो एक्सेलेशन होता है, ये CO2 प्रेशर के कारण जाती है, और इनहेलेशन होता है तो एयर आकर के वापस से फूलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पर नॉर्मल कंडीशंस में आती है, लेकिन अगर निमोनिया हो तो ऑक्सीजन कैसे डिप्राइव हो जाता है? तो देखो, आपने ये सुना होगा या फिर हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में यहाँ पर जितना ऑक्सीजन है, ओके, लेकिन अगर मैं एक ग्लास ऑफ वाटर ले लूं, ओके, ग्लास फुल ऑफ वाटर ले लूं, तो उसमें जब ऑक्सीजन चेक करूंगा तो उसमें ऑक्सीजन, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है पानी में, लिक्विड में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में कम होगी। ओके, तो यहाँ पर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, इसलिए हम यहाँ से ऑक्सीजन आसानी से ले सकते हैं आसपास। लेकिन अगर हम पानी में कूदे, स्विमिंग कर रहे हैं या फ्लोटिंग कर रहे हैं, पानी में अगर हम स्विमिंग कर रहे हैं, अंदर तक जा रहे हैं डीप में, तो क्या हम ऑक्सीजन वहां से अच्छे से ले पाएंगे? नो सर। जो डीप सी वाटर में जो जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, स्विमर्स, ओके, डाइवर्स बोलते हैं उनको, डाइविंग करते हैं डाइवर्स, तो वो डाइवर्स अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहां पर जो जितना नीचे जाएंगे उतना ऑक्सीजन वो अच्छे से नहीं ले पाएंगे। जबकि जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो, उनको आदत रहती है, हैबिचुअल हो चुके हैं वो। हम एक्वेटिक नहीं, हम टेरेस्ट्रियल है मेन,
ओके, लैंड पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल है। इसलिए अगर हम जब पानी में जाते हैं तो हम वहां पर जो ऑक्सीजन है तो उतनी अच्छे से अवेलेबल नहीं है जितनी हमारे लिए एयर पर है। हम इसलिए एयर पर आसानी से ऑक्सीजन ले लेते हैं, लेकिन पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं ले पाते। ओके, और आपने देखा होगा कि जिसको स्विमिंग नहीं आती, ठीक है, तो डूब करके मर सकता है। क्यों मर सकता है, क्या रीजन है, जल्दी बताओ। सर लंग्स रीजन, में पानी चला जाएगा। लंग्स में पानी चला जाएगा। तो लंग्स में पानी जाने से क्या होता है, रोज तो हम पानी पीते हैं, तब लंग्स में पानी नहीं जाता। ठीक है, पहली बात तो ये फर्स्ट ये है कि रोज अगर हम पानी पीते हैं तो लंग्स में पानी नहीं जाता, लेकिन जब कोई स्विमिंग नहीं आ रही जिसको, और वो अगर वहां पर तड़प रहा है पानी के अंदर, तो उसके अंदर पानी जा सकता है लेवल कम हो उसके लंग्स जाता में। है, क्या बेटा, जोर से बोलो। ऑक्सीजन थोड़ा कम रहता है। नहीं, ऑक्सीजन कम रहता तो पानी का मतलब क्या हुआ वहां पर। हमने क्या क्वेश्चन पूछा कि हम रोज पानी पीते हैं तो पानी हमारे लंग्स में नहीं जाता, कि जाता है। आप पानी पीते हो नहीं तो- नहीं सर लेकिन सर, ठीक है, नहीं जाता। सर जब हम डूबते हैं तो नाक से जाता है ना पानी, तो इसीलिए वो लंग्स में हो जाता है, और हम तो डेली माउथ से पीते हैं पानी। नहीं ना बेटा, वो बोला था ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आप लोग पूछते नहीं हो क्लासेस में। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए, या फिर आपको वहां पर ध्यान देना चाहिए कि क्या हो रहा है। ओके, तो जो नेजल ट्रैक है, ओके, वो और जो माउथ है, वो दोनों के दोनों, नेजल ट्रैक और जो बकल कैविटी है, दोनों फेरिंग्स में ओपन होती है। ओके, दोनों फेरिंग्स में ओपन होती है। तो चाहे आप नाक से पानी पियो तो भी फेरिंग्स में ही जाएगा, माउथ से पानी पियो तो भी फेरिंग्स में ही जाएगा। तो वहां पर नाक से पानी जाने का रीजन नहीं है। ठीक है, असल में अगर माउथ से भी पानी गया, आपने नाक बंद कर दी वहां पर और माउथ से भी पानी गया, तो भी वहां पर डेथ हो सकती है पानी अंदर जाने से लंग्स के अंदर। तो क्या होता है, जब फेरिंग्स के नीचे है लैरिंग्स और लैरिंग्स के नीचे है, वहां पर दो ट्यूब्स हमने पढ़ी थी डाइजेस्टिव सिस्टम में, एक पढ़ी थी फूड से रिलेटेड और एक पढ़ी थी विंड से रिलेटेड, है ना, फूड पाइप एंड विंड पाइप। तो आगे जाकर के एक फूड पाइप में और एक विंड पाइप में यहाँ पर ओपनिंग होगी। विंड पाइप को मैं ब्लैक में दिखा देता हूँ ताकि आप उसको डिस्टिंग्विश कर सको। तो एक फूड पाइप है और एक विंड पाइप है, वहां पर ओपन होने वाला है। और इनके बीच में कि जब हम वाटर या फूड आए तो वो फूड पाइप में ही जाए। ओके, वाटर या फूड आए तो वो फूड पाइप में ही जाए, और जब हम वाटर या फूड नहीं कर रहे तो हम इनहेल एक्सहेल करते रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वहां पर वो विंड पाइप में ही जाए, एयर विंड पाइप में ही जाए। इसके लिए यहाँ पर एक गार्ड होता है, हमने पढ़ा था, क्या नाम है बेटा, जल्दी बताओ। एपिग्लॉटिस। गुड, एपिग्लॉटिस। तो यहाँ पर एक गार्ड है एपिग्लॉटिस। तो जब हम फूड या वाटर आएगा तो वाटर चाहे नेजल पाथ से क्यों ना आए, आप नाक से ही पानी ले सकते हैं प्रेशर से। ठीक है, कुछ लोग जो योगा मेडिटेशन करते हैं ना, तो उसमें एक जल नीति नाम से एक योगा रहता है, जिसमें लोग जो है वो नेजल पाथवे से रिलेटेड कोई बीमारी हो तो उसको ट्रीटमेंट के लिए जो है वहां पर वो यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें लोग क्या करते हैं, नाक से पानी लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नाक से पानी नहीं लिया जा सकता, नाक से केवल हवा ही आ सकती है, ऐसा नहीं है। या फिर माउथ से ओनली पानी ही लिया जा सकता है, खाना ही लिया जा सकता है, हवा नहीं आ सकती। हाँ, जो स्नोरिंग करते हैं, खर्राटे भरते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हाँ? तो यहाँ से तो ये फेरिंग्स तक तो कुछ भी जाए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फेरिंग्स के बाद में जो जा रहा है, अगर एयर आ रही है, आप बोलिए जब कभी कभार किसी को कोल्ड कफ हो जाता है तो नाक बंद हो जाती है, तो क्या वो हवा लेना बंद कर देता है, क्या एयर लेना बंद कर देता है क्या? नो। जब आपकी नाक बंद हो जाती है और आप सोते हो या फिर आप जब है, तब आप मोस्टली कहाँ से हवा लेते हैं? माउथ से। माउथ से ना। तो ये ऐसा जरूरी नहीं कि एक जगह से केवल नेजल पाथ से या फिर माउथ से केवल एक ही चीज होगी। ठीक है, पानी भी नेजल पाथवे से आ सकता है और हवा भी माउथ से आ सकती जा सकती है।
तो फेरिंग्स तक तो ये कॉमन पाथवे है, तो यहाँ तक जाने में कोई दिक्कत नहीं है, हवा पानी सब यहाँ पर आता है। लेकिन अगर एयर आ रही है तो एयर फूड पाइप में ना जाए, वो विंड पाइप में जाए, और अगर वाटर या फूड आ रहा है तो वो फूड पाइप में जाए, वो विंड पाइप में ना जाए, ट्रैकिया में ना जाए। इसके लिए एपिग्लॉटिस वहां पर फंक्शन करता रहता है। ओके, अब यूजुअली जब हम नॉर्मल कंडीशन में पानी पीते हैं तो थोड़ा सा पानी पीते हैं, अ ग्लास ऑफ वाटर वगैरह, ठीक है। तो जब पानी पीते तो पानी फेरिंग्स में जाएगा और फेरिंग्स से अब वो आसानी से फूड पाइप में चला जाएगा, तो लंग्स की तरफ नहीं जाएगा। ट्रैकिया में अगर गया तो लंग्स की तरफ जाता है, लंग्स में नहीं जाता नॉर्मली। ओके, लेकिन अगर हम कोई बात कर रहे हैं, बातें करते करते पानी पी रहे, खाना खा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आपको बहुत बार ठसका लगता है, खांसी आती है थोड़ी बहुत। ओके, वो क्या होता है उसमें, जो गलती से कोई पार्ट यहाँ पर चला गया, पानी का थोड़ा सा या फिर फूड का, तो हमारा जो एक्सलेशन हो रहा है, क्योंकि हम बोल रहे हैं तो बोलते समय एक्सलेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, मतलब हम इसका यूज कर रहे हैं और साथ में खा भी रहे हैं, इसलिए वहां पर वो थोड़ा सा ये ओपन हो सकता है और यहाँ पर जा सकता है विंड पाइप में, इसलिए ठसका या खांसी आती है, जिससे कि हम वो जो छोटा पार्टिकल जा रहा है उसको वापस बाहर फेंक सके, क्योंकि वो एल्वेलाई को खराब ना करे। ओके, तो ये इस तरह का मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है। लेकिन जब ज्यादा क्वांटिटी में आता है तो वो भी बंद हो जाता है। जैसे किसी को स्विमिंग नहीं आ रही और फिर वो पानी में कूदा है या किसी ने कूदाया उसको, ठीक है, और वो डूब रहा है, पानी के अंदर है पूरा का पूरा, तो पानी के अंदर वो नेजल पाथवे को कितनी देर तक रोकेगा। और आपने देखा है कि बहुत सारे लोग तो क्या कि पानी में पहले ही डर जाते हैं, छटपटाने लगते हैं, ठीक है, कि अरे मैं तो मर जाऊंगा, डूब जाऊंगा, ठीक है। तो इसके कारण वो आवाजें निकालते हैं, और पानी पहले उनके पास में यहाँ पर है, अगर उनका इसके ऊपर है, नेक के ऊपर है अगर पानी उनके माउथ तक है, तो उनको आवाज नहीं निकालना चाहिए, उनको बस थोड़ा सा एक्शन करके उसको दिखाना चाहिए। अगर वो ऊपर है, वाटर के ऊपर है, उनकी नेक वाटर की सरफेस के ऊपर है, तब वो आवाज लगा सकते हैं, स्टेबल रहता है। क्योंकि जितना वो छटपटाएंगे उतनी बॉडी जो है वो अंदर जाने की कोशिश करेगी, वहां पर एक्शन लगाएंगे वो वहां पर, ठीक है। तो जिसको स्विमिंग आती है उसको पता है कि उसको सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ाएगा तो वो फिर उसके बाद में वहां पर ज्यादा सरफेस एरिया के कारण वो पानी की सरफेस के आसपास में ही तैरता रह सकेगा। जिसको तैरना नहीं आता वो इसमें डर जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो जाएगा तो अंदर जा सकता है, तो इसलिए वो खड़ा का खड़ा रहता है, ऐसा कैसा। तो जो खड़ा रहेगा वो तो नीचे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, और उसमें और छटपटाएगा, और ज्यादा पानी के अंदर जाने की योग। तो ज्यादा पानी आने से अब ये भी काम करना बंद कर देगा। इसोफेगस कब तक रोकेगा, पूरे स्टमक फुल हो गया पानी से, ठीक है, स्टमक में पहले जाएगा पानी, स्टमक फुल हो गया तो स्टमक के ऊपर आ रहा है, तो अब इसके ऊपर आएगा तो अब वो सीधा इसमें ही जाएगा, तो लंग्स में जाने लग जाता है फिर कुछ देर के बाद में पानी, और लंग्स में जाएगा तो लंग्स में पानी जाने के कारण लंग्स में पानी भरता जाएगा, तो हवा जो प्योर एयर जो कोई ले रहा है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन आसानी से ले पा रहा है वो, लेकिन अगर उसके एल्वेलाई में पानी चला गया या कोई फ्लूइड भरा हुआ है तो अब ऑक्सीजन कम डिफ्यूज आउट हो पाएगा, तो अब जो ऑक्सीजन आ रहा है वो ऑक्सीजन ब्लड में कम जाएगा, ठीक है। तो ऐसे फ्लूइड फिल्ड एल्वेओलाई अगर किसी बैक्टीरिया या किसी फंगस या किसी वायरस के इन्फेक्शन के कारण हो जाते हैं तो उसको निमोनिया बोलते हैं। ओके, तो किसी ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन के कारण कोई फ्लूइड भर जाए, उसमें फाइब्रस फ्लूइड भर जाए, तो उसको उस डिसीज को हम बोलते हैं निमोनिया, क्योंकि उसमें एयर कम हो जाएगी, फिर तो एल्वेओलाई ऑक्सीजन कम वहां पर भेजेंगे। और यही रीजन है कि अगर किसी केस में पानी भी भर जाता है, अगर एल्वेओलाई में पानी के अंदर हो जाता है तो ऑक्सीजन उसमें कम मिलने लग जाती है। ऑक्सीजन हमारे लिए लाइफ सेविंग एयर है, क्योंकि ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके एरोबिक रेस्पिरेशन करके एनर्जी बनाती है, और जब एनर्जी मिलती है हर एक सेल को तभी हर एक सेल एक्टिव रहती है, सर्वाइव करती है, लिविंग रहती है। अगर ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए तो हमारे ऑर्गन की इफिशियंसी कम होने लग जाती है। ओके, और ऑर्गन धीरे धीरे अपना काम करना बंद करने लग जाते हैं। ऑर्गन काम करना बंद करेंगे तो सिस्टम काम करना बंद कर देगा। जैसे किसी के हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो हार्ट ब्लड पंप नहीं करेगा, किसी के पास में एनर्जी नहीं जाएगी, किसी के पास में ऑक्सीजन नहीं जाएगी,
तो सभी ऑर्गन डेड हो जाएंगे। ओके, बॉडी पूरी डेड हो जाएगी, इसलिए डेथ हो जाती है। ओके, ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर जाना चाहिए। ब्लड के पहले हम जब इनहेल करते हैं तो लंग्स तक जाती है, लंग्स में ये एल्वियोलाई से फिर वो ब्लड वेसल के अंदर जाती है। तो यहाँ पर ये भी खाली होना चाहिए, एल्वियोलाई मतलब ओनली हवा होना चाहिए, एयर होना चाहिए वहां पर, ठीक है, पानी नहीं होना चाहिए या कोई फ्लूइड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो कम ऑक्सीजन वहां पर जाएगी और इस तरह से डेथ हो सकती है। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर अगर वो पानी चला भी गया एल्वियोलाई में और मतलब वो हमको निकालना, मतलब निकाल सकते हैं क्या पानी? देखो बेटा, कम अमाउंट में अगर गया है और वो अगर अभी अभी उसका जो है वो बॉडी फंक्शनिंग कर रही है, ओके, बॉडी फंक्शनिंग कर रही है, उसकी आपने पल्स देखी, पल्स चल रही है, हार्ट बीट चल रही है, ओके, क्लियर? भले वो बेहोश हो चुका है लेकिन उसकी पल्स चल रही है, हार्ट बीट चल रही है, सांस वो थोड़ा बहुत कुछ ऑक्सीजन ले पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो लिविंग है अभी, और उसके पास में इतना पानी नहीं गया है उसके लंग्स में कि वो वहां पर इमीडिएटली मर जाएगा, तो उसको बचाया जा सकता है, चांसेस है। इसलिए उसको क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि जो लाइफ गार्ड होते हैं वहां पर सेव करने के लिए, वहां पर जो लोग वहां पर रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो स्टमक को या फिर यहाँ पर चेस्ट को प्रेस करते हैं, ओके, कभी कभार तो ऐसा उल्टा लिटा करके फिर बैक को प्रेस करते हैं ताकि इसके ऊपर प्रेशर पड़े, लंग्स के ऊपर, इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो लंग्स, तो मतलब चेस्ट पर प्रेशर पड़ेगा तो चेस्ट में जो बोन है यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम की, थोरेसिस केज की, वो लंग्स के ऊपर प्रेशर डालेगी, लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो लंग्स की जो यूनिट्स है एल्वियोलाई उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और उनके ऊपर प्रेशर होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, और कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बलून, मतलब जो जैसे बलून है, बलून के अंदर आपने अंदर पानी भर दिया और बलून को आपने प्रेस किया, तो पानी ऊपर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? ऊपर, है ना, तो थोड़ा ऊपर चढ़ेगा, तो इसलिए ऐसा प्रेस करते कि वो पानी ऊपर चढ़ करके ट्रैकिया, और ट्रैकिया से कहां पर आ जाए, फेरिंग्स तक आ जाए, क्योंकि फेरिंग्स तक आ गया तो अब वो प्रेशर लगा करके उसको निकाल देगा पर्सन, अगर उसमें एक्टिविटी है तो पानी, ओके, तो इसको पानी को निकाला जा सकता है, लेकिन अगर वो जिंदा है तभी कर सकते हैं, क्योंकि तभी उसकी अंदर की एक्टिविटी चल रही है और वो अब पानी को बाहर फेंकने में हेल्प करेगा, उसकी बॉडी भी हेल्प करेगी। लेकिन अगर डेड हो चुका है तो आप कितना भी वहां पर करो, ठीक है, तो वो खुद से फेंक नहीं पाएगा पानी। समझ में आया क्या बेटा? आपका जो क्वेश्चन था यस सर। उसका आंसर मिला क्या? फर्स्ट हमने कहा स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया, दूसरे होते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया, रॉड में। रॉड शेप बैक्टीरिया को हम कहते हैं बैसिलस और बैसिलाई, प्लूरल टर्म है बैसिलाई, सिंगुलर टर्म है बैसिलस, ओके। तो माइक्रोस्कोप में देखने पर कोई बैक्टीरियम हमको इस शेप का दिख रहा है या इस शेप का दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरियल शेप में से कोई, तीनों में से कोई भी एक दिखे तब हम उसको बोलते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरियम या बैसिलाई बैक्टीरिया, ओके। इसका एग्जांपल, एक ऐसा एग्जांपल लेंगे हम जो हमको आने वाला है काम में आगे 11th या 12th में, जैसे निमोनिया डिसीज हम 12th क्लास में पढ़ेंगे और बार बार इसका नाम आता रहेगा निमोनिया। ऐसे ही हम बीटी कॉटन, आपने नाम सुना है बेटा, बीटी कॉटन? यस सर। है ना, तो बीटी कॉटन, उसमें जो बीटी है, ओके, वो बी फॉर बैसिलस एंड टी फॉर थुरिंजिएंसिस, इस बैक्टीरियम को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उस बैक्टीरियम का एक जीन निकाल करके, डीएनए का पार्ट निकाल करके कॉटन की सीड्स में इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि ऐसे कॉटन के प्लांट बने जो इंसेक्ट को मार सके, इंसेक्ट
उनके पास में आए, उनकी सेल्स को खाए और अपने आप मर जाए। आपको बाहर से इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं। ओके, तो पेस्ट कंट्रोल प्लांट खुद है वो अपने आप में। ओके, तो कॉटन के प्लांट को, कॉटन में जो सेलुलोज फाइबर्स बनते हैं, वो फाइबर्स को नुकसान ना पहुंचाया जाए। उनको जो कॉटन बोरर जो इंसेक्ट होते हैं, वो कॉटन के सेलुलोज के सैप को सक कर लेते हैं। ओके, और यील्ड कम हो जाता है फार्मर्स का। इससे बचाने के लिए बीटी कॉटन बनाई गई। बीटी कॉटन, उसमें क्या था, ऐसी कॉटन जिसमें बैसिलस thuringiensis इस बैक्टीरियम का इंसेक्टिसाइडल जीन, मतलब इंसेक्ट को मारने वाला जीन इनके पास में रहता है, बैक्टीरिया के पास में, वो जीन निकाल करके इसमें इंट्रोड्यूस किया गया कॉटन में, ताकि इससे जो बीटी कॉटन बने। अब अगर वो कॉटन बॉल, वो जो बोरर है, वो सक करने के लिए आए, तो जैसे वो ऊपर की सेल्स खाए, तो उसका सेल्स का डीएनए जाएगा और वो प्रोटीन जो है वहां पर, टॉक्सिन प्रोटीन, वो उस इंसेक्ट को किल कर देगा। ओके, तो इसलिए वो सेलुलोज के से आपको सक ही नहीं कर पाएगा, बोर ही नहीं कर पाएगा पहली बात तो कॉटन जो बॉल। तो बीटी कॉटन, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में हम इसका यूज पढ़ेंगे बीटी कॉटन के बारे में। तो वहां पर हम यूज करेंगे बैसिलस thuringiensis। नेक्स्ट, रॉड शेप बैक्टीरिया के बाद स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। स्पाइरल शेप मतलब, स्पाइरल शेप मतलब बेटा, आपने कभी स्पाइरल बाइंडिंग वगैरह करवाई होगी ना, ऐसी। स्पाइरल, तो सच टाइप के बैक्टीरिया जिनका शेप माइक्रोस्कोप में हमें स्पाइरल शेप मिलेगा, ठीक है। और इनमें फ्लैजिला हो सकते हैं, एक एंड पर भी और दोनों एंड पर भी फ्लैजिला हो सकते हैं। ओके, तो ऐसे अगर कोई बैक्टीरिया हमको विजिबल वहां पर दिखते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, तो उसको हम बोलते हैं स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। मेनी है तो स्पाइरिली, सिंगल है तो स्पिरिलम। तो स्पाइरिली और स्पिरिलम ये हम टर्म देते हैं। सर यस बेटा, सर डीएनए का शेप स्पाइरल होता है। डीएनए का शेप हेलिक्स के जैसा, अब मतलब उसको स्पाइरल मतलब कहने का मतलब होता है कि स्पाइरल में ये हो, ये स्पाइरल हो जाएगा। हेलिक्स, यहाँ पर एक एक प्रॉपर हेलिक्स बनाया जाएगा, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल होता है। ओके, क्योंकि उसके बीच में कोई एक्सिस भी है और वो एक्सिस के कारण दो स्टैंड अलग अलग है, तो एक एक हेलिक्स बनाती जाएगी, एक एक ऐसी कॉइलिंग बनाती जाएगी प्रॉपर, ठीक है। तो इस स्पाइरल में जरूरी नहीं कि वो पूरा एक कॉइल बनाए। ओके, स्पाइरल में जरूरी नहीं कि वो हमेशा कॉइल बनाए, लेकिन हेलिक्स बोल देंगे, हेलिकल शेप है मतलब हमेशा कॉइलिंग बनेगी ही बनेगी, कॉइल करेगा वो। ओके, इसका एग्जांपल है रोडोस्पिरिलम। रोडोस्पिरिलम हम फोटोसिंथेसिस जब पढ़ेंगे तब बोलेंगे कि एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन निकलती है। प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन देते हैं, हम बोलते हैं। ओके, तो वो होती है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजनिक, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन और जेनिक मतलब प्रोड्यूस करने वाली, ठीक है। तो ऐसा फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा वो ऑक्सीजनिक। लेकिन कुछ बैक्टीरिया एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे H2S लेकर के वो सल्फर गैस प्रोड्यूस करेंगे, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो इसको बोलते हैं एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। रोडोस्पिरिलम बैक्टीरिया करेगा ऐसा।
फिर लास्ट है कॉमा शेप शेप। बैक्टीरिया। ओके, कॉमा शेप बैक्टीरिया। तो एक्चुअल में कुछ बुक्स में इसको इस तरह से भी लिखा रहता है, कॉमा शेप बैक्टीरिया। तो कॉमा शेप बैक्टीरिया का मतलब होता है कि उसका शेप जो है वो कॉमा लाइक वहां पर दिख रहा है अगर आपको किसी बैक्टीरिया में। ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनका शेप आपको समवॉट कॉमा शेप दिख रहा है, ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं विब्रियो, मिनी को और सिंगल को विब्रियम। विब्रियो और विब्रियम बैक्टीरिया इसको बोलते हैं। इसका एग्जांपल अगेन डिसीज में हम एक डिसीज पढ़ते हैं, कॉलेरा डिसीज। पता है किसी को कॉलेरा के बारे में? कॉन्टामिनेटेड वाटर या फूड से होती है कॉलेरा, एक तरह का डायरिया टाइप हो जाता है उसमें। और पहले तो कॉलेरा के कारण, जैसे अभी ये कोविड-19 पैंडेमिक है ना, वैसा कॉलेरा एक तरह की एंडेमिक होती थी। एंडेमिक मतलब एक ही रीजन में ज्यादा फैली हुई। तो ये भी वहां पर बहुत स्प्रेड होता है कॉलेरा भी, ठीक है। लेकिन अब बहुत कंट्रोल हो गया है। तो खराब पानी वगैरह के कारण, वहां पर कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के कारण होता है कॉलेरा। तो कॉलेरा क्यों होता है? वो पानी किससे खराब होता है? तो अगर उसमें अगर विब्रियो कॉलेरी नाम के बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट हो, विब्रियो कॉलेरी, ये बैक्टीरिया कॉलेरा डिसीज कॉज करते हैं। कॉलेरा कॉजिंग बैक्टीरिया, ओके। ये बैक्टीरिया कॉलेरा कॉज करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। सर यस बेटा जल्दी बोलो। सर आपने वो फोर्थ में एग्जाम्पल के पहले क्या लिखा है? फोर्थ में एग्जांपल के पहले कॉमा शेप के नीचे लिखा है QUAMA, कॉमा शेप। ओके सर। डन बेटा। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? यस सर। ओके, कल हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, ओके। उसकी सेल वॉल के बारे में, मेम्ब्रेन के बारे में, उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में, एक कॉमन यू बैक्टीरियम, ओके। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया कल पढ़ेंगे बेटा। सॉरी, उसका एक बैक्टीरियल प्रोकैरियोटिक सेल को हम डिफाइन करेंगे कल, ओके। स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसका पूरा, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके बेटा।